हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीईटी के प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व करवा रही हूँ। 2023 के सभी पेपर में सॉल्व करवा चुकी हूँ। ये पेपर 15 अक्टूबर 2022 वाला है और पहली शिफ्ट का ये पेपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें ये गद्यांश दिया गया है और इसको पढ़कर उत्तर बताने हैं। तो चलिए इसको छोड़ते हैं। जो इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान, इन सब के प्रश्न मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी भी था? पहला विकल्प है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, दूसरा है भगवान महावीर, तीसरा विकल्प है मौर्य सम्राट अशोक और चौथा विकल्प है गौतम बुद्ध। तो ये जो नाम दिया गया है ये मौर्य सम्राट अशोक का नाम है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा यानी पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ है? यानी फिल करना है यहाँ पर। पहला विकल्प दिया गया है अकबर, दूसरा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, तीसरा विकल्प है शाहजहां और चौथा विकल्प है औरंगजेब। तो संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम हुआ है शाहजहां के समय में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। शाहजहां जहांगीर का पुत्र था और जहांगीर अकबर का पुत्र था। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था ताम्र पाषाण युग में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? पहला विकल्प है कश्मीर, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है गया और चौथा है राजगीर। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया राजगीर में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में और तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? पहला विकल्प है पंडिता रमाबाई, दूसरा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, तीसरा विकल्प है कमला देवी चट्टोपाध्याय और चौथा विकल्प है मैडम कामा। तो इसमें आपका सी विकल्प सही है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? पहला विकल्प है गुप्त सम्राट, दूसरा है शुंग सम्राट, तीसरा है मौर्य सम्राट और चौथा है मुगल सम्राट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई है और इस समय शासन था मुगल सम्राट का, यानी अकबर का शासन था, मुगल सम्राट अकबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूदान ग्रामदान आंदोलन आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? पहला विकल्प है विनोबा भावे, दूसरा विकल्प है आचार्य कृपलानी, तीसरा विकल्प है एम.के. गांधी और चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो भूदान ग्रामदान आंदोलन ये शुरू किया गया विनोबा भावे द्वारा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भूदान या भूमि उपहार आंदोलन भारत में एक शैक्षिक भूमि सुधार आंदोलन था जिसे आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में पोचमपल्ली गांव में शुरू किया था। और पोचमपल्ली गांव कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया? पहला विकल्प है लाला लाजपत राय, दूसरा विकल्प है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस और चौथा विकल्प है भगत सिंह। तो दिल्ली चलो, चलो दिल्ली, दिल्ली चलो नहीं,
प्रसिद्ध युद्ध का नारा है चलो दिल्ली, तो ये दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? पहला विकल्प है औद्योगिक क्रांति, दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति, तीसरा है अमेरिकी क्रांति और चौथा है रूसी क्रांति। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है फ्रांसीसी क्रांति के साथ। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? पहला विकल्प है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा है वेवेल योजना और चौथा है क्रिप्स योजना। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है बी विकल्प, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से कितना आगे है, ये पूछा गया है। तो 5.5 घंटे आगे है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? पहला विकल्प है शहरीकरण, दूसरा है पानी की उपलब्धता, तीसरा है खनिज और चौथा है औद्योगिकरण। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है पानी की उपलब्धता। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। पहला विकल्प है भारत और नेपाल, दूसरा है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है भारत और भूटान और चौथा है नेपाल और तिब्बत। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी ये स्थित है नेपाल और तिब्बत। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? पहला विकल्प है भारत में गंगा मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, दूसरा है गर्म और शुष्क मौसम, तीसरा है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान और चौथा है निम्न वेग हवाएं। तो भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां फिल करना है क्षेत्र से संबंधित है। पहला है द्वितीयक, दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी, तीसरा है प्राथमिक और चौथा है तृतीयक। तो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मछली पकड़ना, वानिकी, खनन जैसे कच्चे माल के निष्कर्षण और उत्पादन में शामिल कोई भी उद्योग शामिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? पहला विकल्प है रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, दूसरा है यह सभी, तीसरा है उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज और चौथा है सिंचाई। तो कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? ये सभी हिस्सा थे। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? पहला विकल्प है दामोदर, दूसरा है कोसी, तीसरा है हुगली और चौथा है घाघरा। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कोसी नदी तिब्बत से निकलती है। यह नदी चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है। यह गंगा के बाएं किनारे की सहायक नदी है और यह नदी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? पहला विकल्प है भारत के उपराष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है वित्त मंत्रालय, तीसरा विकल्प है वित्त सचिव और चौथा विकल्प है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति दी गई राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? पहला विकल्प है उपराष्ट्रपति, दूसरा है राज्यों के मुख्यमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है प्रधानमंत्री। तो भारत की संघ कार्यकारिणी में राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक नहीं है सिडबी। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? पहला विकल्प है विभागीय उपक्रम, दूसरा है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है वैधानिक निगम और चौथा है एकल स्वामित्व। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह सी विकल्प है वैधानिक निगम। वैधानिक निगम सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? पहला विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है संसद और चौथा है राष्ट्रपति। तो किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद को है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 120, दूसरा है अनुच्छेद 124, तीसरा है अनुच्छेद 118 और चौथा है अनुच्छेद 122। तो अनुच्छेद 124 भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो पूछा गया है कि किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? पहला विकल्प है गृह मंत्रालय, दूसरा है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है रक्षा मंत्रालय और चौथा है वित्त मंत्रालय। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये गृह मंत्रालय के अधीन है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? पहला विकल्प है वृक्क, दूसरा विकल्प है हृदय, तीसरा विकल्प है फेफड़े और चौथा है यकृत। तो निमोनिया जो है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? पहला विकल्प है जूट, दूसरा है फ्लैक्स, तीसरा है कॉटन और चौथा है नायलॉन। तो नायलॉन जो है ये वनस्पति रेशा नहीं है, बल्कि ये मानव निर्मित रेशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? पहला विकल्प है दबाव, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है उसके तापमान और चौथा है पृथ्वी से दूरी। तो तारों का जो रंग है ये उसके तापमान पर निर्भर करता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? पहला है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है ग्रीन हाउस गैस और चौथा है पाइप्ड प्राकृतिक गैस। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है मैथमेटिक्स का प्रश्न है,
तो इसमें आपको इसे हल करना है। हल करने पर आपका उत्तर आएगा 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40% व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं और कौन सा पढ़ते हैं, एक्स। 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं। तो 40 और 50 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 40 और 50 हो जाएंगे 90। और 10% दोनों पढ़ते हैं तो 10 को घटा दीजिए 90 में से। तो 80% लोग ऐसे हैं जो समाचार पढ़ते हैं। और कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। तो 80% जब पढ़ रहे हैं तो ना पढ़ने वाले कितने हुए, 20% हुए। डी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 परिणामों का औसत 46 है। पहले 4 का 45 है, 5वां परिणाम है। तो 5 परिणामों का औसत हमें 46 दिया गया है, तो हम 5 का 46 में गुणा कर देंगे, हमें मिल जाएगा 230। 4 का कितना है, 4 का 45 है, तो 4 का 45 में गुणा कर दीजिए, 180 आ जाएगा। 230 में से 180 को घटा दीजिए, 50 आएगा और 50 हमारा उत्तर है बी विकल्प। 5 का 46 में और 4 का 45 में गुणा करना है, 230 आएगा। 5 का 46 में करेंगे 230 और 4 का 45 में करेंगे 180, बस घटा देना है, 50 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, इसे हल करना है। तो इनका सन्निकट अंक निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर आएगा 14.26। डी विकल्प इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पादप कोश का भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो पादप कोश का भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हल करना है, तो इसको साधारण तरीके से हल कर दीजिए। इनका गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर जो आए उससे ये घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। तो जिसमें सभी शब्द पर्यायवाची है वह बताना है। तो पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये तीनों ही परस्पर पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म है, जो सही है वह बताना है। तो नूतन माने होता है नया और पुरातन माने पुराना। तो यही सही लिखा हुआ है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। तो असंभव बातों की कल्पना करना। इसका क्या अर्थ होता है, असंभव बातों की कल्पना करना, ख्याली पुलाव पकाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है। तो महर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है, महाधन ऋषि। बी विकल्प इसमें सही हो। अगला प्रश्न दिया गया है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो जिसमें सही नहीं है वह बताना है। तो इसमें आप देखेंगे, अनिल, हवा, अनल, आग, अविलंब, अधर, अविलंब, विलोकित। तो यही गलत लिखा हुआ है। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, बी विकल्प। गलत पूछा गया था, जो गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनहत्तर और 70 नंबर के प्रश्न इस पैसेज से करने हैं। आगे के प्रश्न देखते हैं। असंगत अलग करें। सॉरी, 68 और 66 और 67 करने हैं पैसेज से। 68 से देखते हैं, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। तो लिखा है, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड
कॉम्पिलिंग कॉम्पिलिंग डिक्शनरीज, तो इसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला जो है नीलेश की पत्नी है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असंगत अलग करें, इसमें से असंगत अलग करना है। चलिए देखते हैं कौन असंगत है। 8 जो है ये 2 का घन है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 27 3 का घन है, 64 4 का घन है, 125 5 का है, 216 6 का और 343 7 का। लेकिन ये 100 है, ये किसी का घन नहीं है, तो यही भिन्न है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो शुक्रवार निकलेगा जब आप लोग निकालेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड पार्शियल, तो इसका सिनोनिम्स बताना है। तो इसका सिनोनिम्स होगा इनकम्प्लीट। सी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम डिसअपॉइंट, तो इसका होगा सेटिस्फाई। पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर के प्रश्नों को छोड़ दिया है क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न तो रिपीट नहीं होते हैं। बाकी प्रश्न आप देखेंगे, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं घुमा फिरा कर। चलिए 87 नंबर से देखते हैं। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। पहला विकल्प है 21 वर्ष, दूसरा है 30 वर्ष, तीसरा है 18 वर्ष और चौथा है 25 वर्ष। तो लोकसभा में पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वह है माजुली द्वीप। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फॉरेंट, यानी पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका अर्थ है
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय में है, कहाँ पर है ये पूछा गया है। तो ये स्विट्जरलैंड में है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। अब 96 से लेकर 100 तक के प्रश्न ये आपके अनुच्छेद को यानी गद्यांश को पढ़कर देने हैं, तो ये मैंने छोड़वा दिए हैं। जो प्रश्न आपको याद हो जाएं कम समय में उनको मैंने करवा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पेपर था 2022 वाला, 15 अक्टूबर 2022 का पहली शिफ्ट का ये पेपर था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।